गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं, भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि भारत में जो अपवाह तंत्र है वो किस प्रकार का है तथा अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से अपन कितने भागों में बांट सकते हैं या कौन कौन से अपवाह तंत्र भारत में है और उन अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम किस प्रकार से कहां से होता है या वो भारत में कितने किलोमीटर तक चलती है, इन सभी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक हो गया आपके हिमालय का अपवाह तंत्र यानी जो पर्वतीय भाग का अपवाह तंत्र, एक जो प्रायद्वीपीय भाग का अपवाह तंत्र होता है दूसरा, जिसे अपन दो भागों में बांटा, एक तो हिमालय का अपवाह तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय भाग का अपवाह तंत्र। फिर हिमालय के अपवाह तंत्र को भी अपन तीन भागों में बांटते हैं, सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इस प्रकार अपन तीन भागों में बांटते हैं और फिर अपन पढ़ेंगे एक प्रायद्वीपीय। तो आज सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र यानी जो सिंधु नदी का विकास या सिंधु नदी की जो सहायक नदियां, या अपन पढ़ेंगे सिंधु नदी पर किस प्रकार से सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र बेसिन फैला हुआ है, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से दर्रों से निकल के आती है, भारत में कहां से प्रवेश करती है, इन सभी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन नदी विकास तंत्र के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार से। जैसे हिमालय नदियां पहला अपवाह तंत्र और दूसरा अपन कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। तो अपन बात करते हैं भारत का जो अपवाह तंत्र है यहाँ स्थलाकृति पर निर्भर करता है। यहाँ की जो स्थलाकृति है या अपन कह सकते हैं यहाँ की जो आकृति है, जैसे कहीं पर्वतीय भाग है, कहीं पठारी है, कहीं मैदानी है, तो उनके आधार पर स्थलाकृति के आधार पर अपन मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं। तो अपन पहला पढ़ते हैं हिमालय अपवाह तंत्र यानी हिमालय नदियां। तो हिमालय अपवाह तंत्र मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं। तो हिमालय अपवाह तंत्र को ही अपन आगे उप विभागों में, तीन उप विभागों में बांटते हैं। कितने उप विभागों में? तीन उप विभागों में। जैसे अब हिमालय जो अपवाह तंत्र है वो लंबे उतार चढ़ाव के बाद ये नदियां, जो पहले क्या हुआ था, जैसे सिंधु नदी थी उसका जो अपवाह बेसिन था जो विपरीत दिशा में था, जो वर्तमान में है उसके विपरीत दिशा में था। यानी जो ये सिंधु नदी बहती थी ये अपने स्थान से पूर्व की ओर चलती थी, यानी जो अपन कह सकते हैं असम ब्रह्मपुत्र की तरफ यानी असम राज्य की तरफ चलती थी। लेकिन फिर ये जो नदी में बदलाव आया और फिर ये धीरे धीरे जो स्थलाकृतिक परिवर्तन हुए, फिर ये नदी अपना रूप इधर पाकिस्तान की तरफ करने लगी। तो इसमें कई उतार चढ़ाव है इसके इतिहास में, यानी सिंधु नदी के इतिहास में। तो अपन बात करते हैं लंबे उतार चढ़ाव के बाद ये नदियां तिब्बती उच्च प्रदेश यानी जो तिब्बत का आसपास का क्षेत्र है, जैसे कैलाश सरोवर या मान सरोवर, तो वहां से सिंधु नदी मुख्य रूप से वहां से निकलती है। तो अपन बात करते हैं वहां उच्च प्रदेश के दक्षिणी ढाल से होकर निकलती है ये जो नदी है, जो सिंधु नदी अपन पढ़ रहे हैं ये। फिर अपन बात करते हैं जो ये तीन अपवाह तंत्र है हिमालय नदियों के, मैंने आपको नाम बता दिए, एक तो सिंधु अपवाह तंत्र पढ़ेंगे अपन, दूसरा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र और तीसरा ये गंगा नदी का अपवाह तंत्र। ये जो नदियां हैं तीनों, इन नदियों को अपन पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। अब ये पूर्ववर्ती नदियां क्यों? क्योंकि ये नदियां जहां पहले बहती थी फिर वापस उन्हीं स्थान पर बहने लग गई, यानी ये अपने पूर्व के मार्ग का अनुसरण करने लग गई, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, यानी ये अपने पूर्व के मार्ग का अनुसरण करने लग गई। तो अपन बात करते हैं आज सबसे पहले सिंधु अपवाह तंत्र। ये जो पहला नाम है सिंधु नदी, इसके अपवाह तंत्र को पढ़ते हैं। सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों को ही अपन क्या कहते हैं? सिंधु नदी का अपवाह बेसिन या सिंधु नदी का अपवाह तंत्र। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी जो अपवाह तंत्र है इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे अपन बात करते हैं सतलज, व्यास, रावी, झेलम। ये जो नदियां हैं सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब, 1 2 3 4 5 और एक छठी खुद सिंधु नदी है। तो ये जो 6 नदियां हैं सिंधु समेत 5 या सिंधु समेत 6 नदियां हैं, ये इस सिंधु अपवाह तंत्र में बहती है और इस 6 नदियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे।
तो इसकी कुछ बात है, जो सिंधु अपवा तंत्र है, ये जो सिंधु नदी का अपवा बेसिन है, ये कुछ भाग भारत में है और कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, तो आधा भाग जो सिंधु नदी का अपवा बेसिन है, कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया, कुछ भाग भारत में रह गए। तो अपन बात करते हैं सबसे पहली नदी सिंधु नदी, जो मुख्य नदी है उसी को अपन बात करते हैं सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है ये कहां से निकलती है, तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ये भारत के नक्शा अगर इस प्रकार में छोटा सा यहाँ पे बना दूं, तो यहां से देखो, यहां है कैलाश सरोवर, कैलाश सरोवर के हो चाहे मान सरोवर के हो, कैलाश पर्वत श्रृंखला या मान सरोवर, तो वहां से यानी इसका उद्गम मान सरोवर के निकट, या अपन कैलाश सरोवर कह सकते हैं, मान सरोवर के निकट इसका उद्गम कहां से होता है, यहाँ मान सरोवर के निकट तिब्बत के उच्च पर्वतीय भाग में। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी कुल लंबाई है? 2880 किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी ये कितने जल ग्रहण क्षेत्र यानी कितने क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तो ये 3,21,290 किलोमीटर, 3,21,290 किलोमीटर क्षेत्र, ये भारत के जल ग्रहण की बात कर रहे हैं। ऐसे इस सिंधु नदी अपवा तंत्र का जो जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 11 लाख किलोमीटर है। लेकिन भारत की बात की जाए तो 3,21,290 वर्ग किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं जो सिंधु जो समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो इन पांचों छह नदियों के बारे में एक समझौता हुआ था, उसे अपन क्या कहते हैं, सिंधु समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु समझौता। उसमें यह समझौता किया गया कि जो सिंधु नदी का जो पानी है, इसका प्रयोग कौन कौन किस प्रकार करेगा प्रतिशत के हिसाब से, तो सिंधु नदी का जो पानी है उसका प्रयोग जो प्रारंभ की जो 3 नदियां हैं उनका प्रयोग जो भारत करेगा उनका 20% और बाकी 80% पाकिस्तान करेगा, और जो पीछे की 3 नदियां हैं जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा उनका 80% भारत करेगा और बाकी 20% है वो पाकिस्तान करेगा। इस प्रकार उनके बंटवारे को अपन क्या कहते हैं, सिंधु समझौता या सिंधु जल समझौता अपन कह सकते हैं, सिंधु जल समझौता। ये कब हुआ था? इसके अनुसार क्या हुआ था कि जो 3 नदियां हैं प्रारंभ की, जैसे ये अपन सिंधु से पढ़ेंगे तो सिंधु है जो उनकी 3 नदियों का पानी ये 80% भारत यूज करेगा और 3 नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और बाकी 20-20 दोनों यूज करेंगे। फिर अपन बात करते हैं भारत में जम्मू कश्मीर से ये प्रवेश करती है। ये सिंधु नदी यहाँ पे सबसे पहला राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो यहां से ये प्रवेश करती है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करके लद्दाख, गिलगित ये स्थान है, लद्दाख होते हुए गिलगित होते हुए ये अफगानिस्तान की एक काबुल नदी भी यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ की एक नदी इसमें मिल जाती है। यह जब आएगी तो यहाँ मिल जाएगी, भारत से बाहर यहाँ पर एक काबुल नदी मिल जाएगी इसके अंदर। कहाँ? काबुल नदी अफगानिस्तान की, वो इसके अंदर मिल जाएगी। और इसकी सहायक नदियां सतलज, व्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ये सभी जो नदियां हैं पंच नद इनको कहते हैं। ये जब शामिल नदियों, इन शामिल नदियों का नाम अपन क्या कहते हैं? पंच नद के नाम से कहते हैं। ये सभी नदियां सिंधु में, ये जब ये सिंधु नदी यहाँ आएगी तो यहाँ पाकिस्तान में एक नाम है, जगह का नाम मैथानकोट, कहीं पठानकोट या मैथानकोट लिखा हुआ आता है, तो उस स्थान पर यहाँ की जो सतलज की सभी नदियां और सिंधु की ये सारी नदियां सभी मिल जाती है पाकिस्तान में, तो उसको अपन क्या कहते हैं? पंचनद कहते हैं। और ये मिलती कहाँ है? मैथानकोट स्थान पर, पाक का एक स्थान है यहाँ पर मैथानकोट, वहां पर ये क्या मिल जाती है सभी नदियां सिंधु में। फिर बात करते हैं 2 नंबर नदी आती है झेलम, इसकी सहायक नदी है झेलम। तो झेलम का जो उद्भव है या जो झेलम कहां से उत्पन्न होती है, तो झेलम होती है जो बेरी नाग एक झरना है, बेरी नाग जो एक कश्मीर में झरना है बेरी नाग, वहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। और ये जो मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाद ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। ये मुजफ्फराबाद यहाँ पे, तो ये इस प्रकार इसके बॉर्डर पे चलने वाली नदी है। ये ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो ये ध्यान रखना झेलम नदी है। फिर अपन बात करते हैं यह चिनाब नदी में मिल जाती है, ये जब बॉर्डर बनाता है आगे फिर ये चिनाब नदी में मिल जाती है, झेलम चिनाब में मिलती है। और आपको पूछे कि सिंधु घाटी, सिंधु नदी तंत्र की सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे सहायक नदी है अपन को बताना चिनाब नदी है। जो कौन सी नदी है? चिनाब। मुख्य नदी कौन सी है सहायक? वो चिनाब। तो ये झेलम भी किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। तो जैसे देखो मैं यहां पर एक सिंधु नदी बना देता हूं, ये हो गई आपके सिंधु, ठीक है।
अब ये सिंधु में देखो, सिंधु में कौन सी नदी मिल रही है? सिंधु में मिल रही है झेलम, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूं झेल, ये झेलम मिल रही है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे सिंधु कश्मीर में बेरीनाथ झरने से इसका उद्गम होता है, मुजफ्फराबाद में ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और चिनाब नदी में ये मिल जाती है कौन? झेलम। जैसे यहां से ये मान लो चिनाब है, तो यहां से ये झेलम आएगी, इसमें मिल जाएगी ये झेलम, तो चिनाब में कौन मिल गई? झेलम। फिर बात करते हैं चिनाब नदी की। ये चिनाब नदी, ये नदी कहां से? हिमाचल प्रदेश से। ये तो कश्मीर से हो गया, आपको मैंने बता दिया कश्मीर से। जो चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश, इसका उद्गम बारालाचा दर्रे के पास में होता है। इसका उद्गम कहां होता है? बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से। वहां पर दो नदियां, दो छोटी छोटी नदियां, एक चंद्र और एक बागा, जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती है तब इसका नाम पड़ता है अपन के, इसको कहते हैं चंद्रभागा के मिलने के बाद में ये जो नदी का इसका उत्पन्न होता है, और दोनों के मिलने से यह रावी, फिर ये दोनों मिल जाती है तो इसको, फिर ये रावी झेलम का जल ग्रहण करते हुए, ये जो चिनाब नदी है ये रावी और झेलम का तो यहां पर जल ग्रहण कर लिया, और ये रावी का भी जल ग्रहण करती है, यहां से मैं इसको रावी लिख देता हूं। तो ये झेलम और रावी का जल ग्रहण करते हुए सतलज में मिल जाती है। किस में मिलती है? ये भी, ये किस में मिलती है? अब सतलज में मिलती है। अब मान लो मैं यहां बता देता हूं आपको, सतलज नदी इस प्रकार से, ये इस प्रकार, तो यहाँ ये कौन सी मिल रही है? ये सतलज में मिल रही है यहां से, तो बता दिया। इसकी कुल लंबाई है, जैसे इस चिनाब की मैंने झेलम नदी की कुल लंबाई बता दिया 724 किलोमीटर, और चिनाब नदी है इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी, तो रावी नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड, रावी नदी का रोहतांग दर्रे से उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। इसका भी बारालाचा दर्रा, इसका रोहतांग दर्रा, याद रखना इस कौन से दर्रे से। फिर ये धौलाधर श्रेणी में गार्ज बनाती, गार्ज यानी गड्ढा, गार्ज, जैसे कोई नदी पहाड़ से ऊपर से जाएगी तो पहाड़ को धीरे धीरे कट करते हुए उसमें गहरा गड्ढा कर देगी, उसी को अपन क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। यह पाक के मुल्तान के बाद चिनाब में मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? रावी नदी है, जो ये भी क्या करती है? चिनाब में मिल जाती है। ये रावी नदी है, और ये चिनाब नदी मैंने यहां पर लिखा, ये चिनाब, ये रावी चिनाब में मिल जाती है, और ये लगभग 720 किलोमीटर लंबी नदी है रावी नदी। कितनी? ये चिनाब मिल जाती है, और इसकी कुल लंबाई है रावी की 720 किलोमीटर। फिर अपन बात करते हैं व्यास। व्यास रोहतांग दर्रे के पास में, रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से इसका उद्गम स्थान है। कहां पे? व्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से ये निकलती है, और ये भी रोहतांग दर्रा का हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान रखना है, ये तीन नदियां हिमाचल प्रदेश से आती है, और ये अभी और वापस बताऊंगा। तो देखो, रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से ये निकलती है, पंजाब के हरी के बैराज, पंजाब के हरी के बैराज के पास ये सतलज में मिल जाती है। कौन मिल जाती है? सतलज में व्यास। तो जो ये व्यास नदी है, जैसे ये व्यास नदी है, यहां पे ये भी व्यास, व्यास किस में मिलती है? सतलज में, ठीक है। सतलज में, हरी के बैराज के पास सतलज में मिलती है। इसकी टोटल लंबाई है आपकी 420 किलोमीटर, 420 किलोमीटर। यह पूर्णतया भारत में बहने वाली नदी है। ये बाहर पाकिस्तान में जाकर नहीं, ये यहाँ भारत में भी, यह भारत में भी इसका विलय हो जाता है सतलज नदी में, भारत में ही इसका विलय सतलज में हो जाता है। ये पाकिस्तान बॉर्डर से पार नहीं कर पाती। फिर अपन बात करते हैं सतलज नदी की। ये जो सतलज नदी है, इसका उद्गम स्थान भी ये मानसरोवर के पास में एक राकसताल झील है, वहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। और सतलज नदी जब ये भारत में यहां से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, तो एक दर्रे से प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा। शिवकिले दर्रे से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। जैसे मैं बता देता हूं, तिब्बत के पास कैलाश पर्वत या मानसरोवर के पास राकसताल झील से ये निकलती है। कौन? सतलज नदी। यह भारत में शिवकिला दर्रा, और शिवकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश शिवकिले दर्रे से प्रवेश करती है, और इस पर भाखड़ा नागल एक बांध परियोजना बनी है। भाखड़ा नागल बांध है ना, जो किस नदी? सतलज नदी पर बना हुआ। फिर अपन बात करते हैं फिरोजपुर से फाजिल्का के बीच,
फिरोजपुर से फाजिल्का के बीच भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई ये रावी, झेलम और चिनाब, ये जो सतलज है, रावी, झेलम और चिनाब, देखो ये सतलज नदी है, यहां से ये देखो इसमें ये रावी नदी आ रही है मुख्य नदी, और ये ऊपर से आ रही है आपकी झेलम नदी, ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, ये सिंधु नदी में मिल जाते हैं। ये जो तीनों है मिलकर संयुक्त रूप से पाकिस्तान के मिठानकोट, अब पाक का एक स्थान है यहां पर मिठानकोट, पाक के मिठानकोट में सिंधु में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, सिंधु, ये जो मेन नदी कौन सी थी ऊपर से आ रही थी, इसमें मिल जाती है यहां पर, तो सिंधु नदी मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर सिंधु की, और भारत में लगभग 1050 किलोमीटर बहती है। ये जो नदी है ये भारत में कितनी 1050 किलोमीटर बहती है। तो देखो जो मुख्य नदी कौन सी थी, मुख्य नदी थी आपकी सिंधु, ये जैसे मैं बता देता हूं, ये मुख्य नदी थी आपकी सिंधु, ठीक है। फिर अपन दूसरी बात करते हैं, एक नदी आती है आपकी यहां पर सतलज, एक नदी आती है आपकी सतलज। अब सतलज में सबसे पहले एक भारत में जो पूर्णतया नदी है, जैसे व्यास नदी, मैंने लिखा यहाँ पे व्यास नदी, तो वो व्यास नदी क्या करती है, पूर्णतया भारत में चलती है। जैसे अपन ये भारत की बात कर ले, ये भारत की बात कर ले, तो ये यहाँ पर व्यास नदी यहाँ पर भारत के अंदर ही इस सतलज में मिल जाती है। सतलज में मिल गई दो नदियां। फिर अपन बात करते हैं, एक नदी आती है आपकी मुख्य रूप से, जिसको अपन कहते हैं चिनाब नदी। ये जैसे अपन बात करते हैं, ये चिनाब नदी है, चिनाब, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया सी, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको चिनाब को लिख दिया सी से, तो यहाँ मुख्य नदी है एक चिनाब। अब चिनाब में देखो, चिनाब में एक नदी यहाँ से रावी भी मिल रही है, एक नदी जैसे चिनाब यहाँ है तो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये एक रावी भी मिल रही है, और ऊपर से एक झेलम नदी भी मिल रही है, तो झेलम भी मिल रही है, और ये सिंधु। तो चिनाब नदी में झेलम और रावी दोनों मिल जाती है, झेलम और रावी, और इधर नीचे व्यास और सतलज, और फिर जो एक धारा यहाँ पर तो हो जाती है मुख्य रूप से चिनाब, और एक धारा हो जाती है यहाँ से सतलज, ये दोनों मिठानकोट में क्या कर जाती है, मिल जाती है, मिठानकोट में मिल जाती है। इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि जो सिंधु अपवा तंत्र होता है उसमें मुख्य रूप से 6 नदियां थी, सिंधु, सतलज, देखो सिंधु, सतलज, व्यास के बाद में हो गए रावी, और एक हो गया आपके ये जो व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, ये जो मुख्य रूप से आपने 6 नदियां पढ़ी थी। सिंधु नदी का आपको अपवा तंत्र पता चल गया, कहां से उद्गम होता है, राकस्थाल मानसरोवर से, कहां से होता है, मानसरोवर से होता है। फिर अपन ने पढ़ा था झेलम नदी, झेलम नदी कश्मीर के बेरी नाग झरने से निकलती है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था चिनाब नदी, चिनाब नदी है जो 12 लापचा दर्रे से होकर 12 लापचा दर्रे के पास में इसका उद्गम स्थान होता है। फिर अपन ने पढ़ा रावी नदी, रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे के पास में हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। फिर अपन ने पढ़ा व्यास नदी, व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। फिर अपन ने पढ़ा था सतलज नदी, सतलज आपके यहाँ पर मानसरोवर के पास राकस्थाल एक झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। तो देखो 2 नदियां हैं जो भारत से बाहर है, सिंधु नदी का उद्गम यहां से तिब्बत से, और जो ये है सतलज नदी, इसका भी उद्गम कहां से होता है, भारत से बाहर होता है, ठीक है। अब ये 2 नदियां, 6 में से 2 नदियां जहां भारत के बाहर होता है, और जो बाकी की 4 नदियां हैं, जैसे झेलम का कश्मीर में हो गया, हिमाचल, तो बाकी की 4 नदियों का उद्गम कहां होता है, भारत में होता है। फिर अपन बात करें अगला, तो 3 नदियां, उन 4 में से 3 नदियां तो हिमाचल प्रदेश में आती है, जैसे व्यास नदी आ गई हिमाचल में, रावी नदी हिमाचल में, और आइए आगे आपकी चिनाब नदी, चिनाब, रावी, व्यास, इन तीनों का हिमाचल प्रदेश में, और ऊपर झेलम नदी का कश्मीर में। तो ये 4 भारत की, 3 एक ही राज्य से हिमाचल प्रदेश थे।